द इंडिया पोस्ट द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी मतदान का महत्व विषय पर पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर भारत जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर भारत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में कानून के प्रवक्ता हैं और शैक्षणिक परिवेश में शिक्षण और अनुसंधान में एक समृद्ध और व्यापक अनुभव रखते हैं। डॉक्टर भारत शैक्षणिक कार्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ पिछले 2 दशकों से ज्वलंत सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में व्यापक लेखन कर जागरूकता के साथ जनता में संवेदनशीलता बनाने के अथक और सफल प्रयास करते आए हैं। आइए सुनते हैं चुनाव में मतदान के महत्व पर उनके ओजस्वी विचार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भारत के हम सब गौरवमयी नागरिक होने का अभिमान करते हैं और इस गणमान्य गणतंत्र भारत के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है कि हमारे देश में एक सप्ताह के अंदर 10 त्योहार मनाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं और 7 दिन में हम 10 त्योहार मनाते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे देश में संविधान के तहत चुनाव की प्रक्रिया संविधान के खंड 15 के अंतर्गत शामिल की गई है और जिस प्रकार से हम हर सप्ताह कोई ना कोई दिन किसी ना किसी त्योहार को मनाने में बिताते हैं हर्षोल्लास के साथ, उसी प्रकार से हमारे देश में हर माह में किसी ना किसी राज्य में किसी ना किसी प्रकार की चुनाव की प्रणाली चलती है। हमें गर्व है लोकतांत्रिक देश भारत का हिस्सा होने पर। हम सब जानते हैं लोकतंत्र को अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। डेमोक्रेसी में हम मानते हैं डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन के साथ साथ डाइसेंट भी होती है। परंतु हमें इस बात का गर्व है कि जहां एक और हमारे देश को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गौरव प्राप्त है, उसी के साथ साथ हमारे देश को सबसे युवा देश भी कहा जाता है। हमारे देश की 67% से अधिक आबादी 35 वर्ष की आयु से कम है और तभी हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड कि हमारे देश में सबसे अधिक युवा है। परंतु जब हम एक और डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ जो खेद का विषय है वह है डेमोक्रेटिक डेफिशिट। डेमोक्रेटिक डेफिशिट सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज जो युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, महिलाओं के अंदर एक उत्साह चुनाव की प्रणाली को लेकर होना चाहिए, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि वह कुछ हद तक कम है। और हम देखते हैं कि भारत की सरकार ने 15 दिसंबर 1988 में लोकसभा के माध्यम से एक विधेयक पारित किया था, जिसको 20 दिसंबर 1988 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और वह विधेयक हमारे देश में 28 मार्च 1989 से लागू हुआ, जिस विधेयक को हम संविधान की 61st अमेंडमेंट के रूप में जानते हैं, जो कि मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष का किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य यह था कि हम अपने देश के युवाओं को सरकार की निर्णायक भूमिका में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके हाथ में यह बागडोर सौंपे कि वह यह फैसला ले सकें कि आने वाली सरकार, आने वाले जनप्रतिनिधि किस प्रकार के हों और किस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े। परंतु आज की
संदर्भ में हम देखते हैं कि हिंदी में हमको दो शब्द मिलते हैं जो आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। एक है अपेक्षा और दूसरा है उपेक्षा। हम जब मतदान करने का मौका हमारे सामने होता है तो हम मतदान करने की उपेक्षा करते हैं, परंतु हम सरकार के गठन के बाद सरकार से अपेक्षाओं की झड़ी लगा देते हैं। सरकार हमारे लिए यह करे, सरकार हमारे लिए वह करे, सरकार हर गलत काम के लिए जिम्मेवार है। परंतु प्रश्न उठता है कि आज अगर हम अपेक्षा करते हैं तो हम मतदान की उपेक्षा नहीं कर सकते। साथियों, आज वोट डालने का जो विषय है, मतदान करने का जो विषय है, वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि मतदान के माध्यम से ही सरकार का गठन होता है और अब यह फैसला आपने, हमने, सबने मिलकर करना है कि क्या हम सत्ता की संस्कृति चाहते हैं या हम संस्कृति की सत्ता चाहते हैं, या हमें सत्य की संस्कृति चाहिए। तो इस संस्कृति की सत्ता और सत्य की संस्कृति तभी हो सकती है जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें। गौरवमयी गणमान्य गणतंत्र भारत में मतदान को एक अधिकार के रूप में देखा जाता है, परंतु मैं आज इस मंच के माध्यम से आपके समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि मतदान केवल और केवल एक अधिकार नहीं है, अपितु यह हमारा कर्तव्य भी है और यह हमारा दायित्व भी है, ताकि हम जो संवैधानिक मौका, जो संवैधानिक पर्व चुनाव के रूप में हम सबके समक्ष हैं, हम उसमें अपना योगदान दें। मतदान के माध्यम से हम एक आहुति देते हैं जो लोकतांत्रिक हवन रूपी यज्ञ में एक शुद्धिकरण के लिए, संस्कृति की सत्ता के लिए, सत्य की संस्कृति के लिए बहुत अहम योगदान कर सकती है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि हम सोचते हैं कि हमारा एक वोट किस प्रकार से निर्णायक भूमिका निभा सकता है। हम सब जानते हैं हमारे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या वाले इस वैभवशाली भारत में हमें बूंद समान एक वोट लगता है। परंतु साथियों, हम देखें, अगर हम एक नजर डालते हैं, हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वह विभिन्न विभिन्न स्तरों पर होते हैं, जैसे कि नगर निगम का, नगर परिषद का चुनाव, उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर हम देखते हैं विधानसभा का चुनाव, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखते हैं तो लोकसभा का चुनाव एक ऐसा मौका हमको देता है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो चुनाव ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत स्तर पर होता है, उसमें अनेकों बार अनगिनत उदाहरण हमारे समक्ष हैं कि जिसमें हार और जीत का अंतर एक वोट पे आकर सिमट जाता है। और उन अनगिनत उदाहरणों में अगर हम जाएंगे तो वह अनगिनत और अत्यधिक समय लेगा। परंतु अगर मैं नगर निगम, नगर परिषद में से एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूं तो हमको सन 1917 का वह वाक्य ध्यान आता है जब हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नगर निगम का चुनाव लड़ा था। तो वह 1917 का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले वाला चुनाव, जिसमें एक उम्मीदवार हिंदू जाति से था, दूसरा उम्मीदवार मुस्लिम बिरादरी से था और तीसरा उम्मीदवार पारसी समुदाय से आता था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन तीनों उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार
बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त था और 2 उम्मीदवार वकील थे। इससे अभिप्राय यह निकलता है कि तीनों पढ़े लिखे वर्ग से आते थे। परंतु उस 1917 के चुनाव की रोचक बात यह है कि सरदार पटेल उस चुनाव में केवल और केवल 1 वोट के अंतर से विजयी घोषित हुए थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि हर एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में अगर मैं राज्य के अंदर होने वाले विधानसभा चुनावों की ओर नजर डालता हूं, तो हमको ध्यान आता है कि कर्नाटक राज्य में सन 2004 में रंगास्वामी ध्रुव नारायण केवल और केवल 1 वोट के अंतराल से विजयी घोषित हुए थे। उसी श्रृंखला में दूसरा उदाहरण हमें राजस्थान राज्य से मिलता है, जहां पर कद्दावर नेता सीपी जोशी सन 2008 के चुनाव में 1 वोट के अंतर से चुनाव हार गए थे। और हम इस चर्चा में अगर झारखंड की बात ना करें तो हमको लगता है कि आज की बात अधूरी रह जाएगी। हमें झारखंड का उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि झारखंड राज्य में पहला और आखिरी मौका एक ऐसा आया था जहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए थे मधु कोड़ा के रूप में। तो साथियों, इस प्रकार से अगर हम इस श्रृंखला को लोकसभा के चुनावों पर ले जाएं तो हम यह देखते हैं कि अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जहां पर वोट का, जीत का, हार का अंतराल जो है वह बहुत कम रहा है। और सन 1989 के अंदर आंध्र प्रदेश की एक सीट जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी, वह सिंगल डिजिट के मार्जिन से जीती गई थी। उसी श्रृंखला में सन 1998 में बिहार की एक संसदीय सीट 1 डिजिट के मार्जिन से हार और जीत के अंतराल पर आकर निर्णायक साबित हुई थी। सन 2014 में हम जानते हैं कि लद्दाख के जो सांसद विजयी घोषित हुए थे, उनकी जीत का अंतर केवल और केवल मात्र 36 मतों का था। तो इन सब उदाहरणों के साथ साथ हम सन 1998 की उस घटना को दरकिनार नहीं कर सकते जिसमें कि अटल की सरकार केवल और केवल मात्र 1 वोट के अंतराल से लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में विफल रही थी। और वह केवल मात्र 1 वोट जो था वह भी संशय के घेरे में आ गया था, क्योंकि गिरधर गमांग जो कि 2 महीने से उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। और जब वह सदन में वोट डालने के लिए उपस्थित हुए तो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष माननीय जीएमसी बालयोगी ने उनको कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से जो फैसला करना चाहेंगे वही फैसला मुझे अध्यक्ष के तौर पे मंजूर होगा। उसी के साथ साथ एक और सांसद महोदय जो जम्मू कश्मीर से आते थे, सैफुद्दीन सोज, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने सरकार के खिलाफ मतदान किया था और वह मतदान हमारे देश को लाखों करोड़ों रुपए की चुनाव का बोझ दे गया था। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह मतदान नहीं है, यह एक मौका है महादान का। क्योंकि अगर हम इस मौके से चूक जाएंगे तो संभवतः वह मौका अगले 5 वर्षों तक हमारे समक्ष नहीं होगा। साथियों,
अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश उभरता भारत बने, चमकता भारत बने, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश तेजस्वी भारत, यशस्वी भारत बने, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत वैभवशाली भारत हो, हमारा भारत प्रभावशाली भारत हो, मेरा भारत, हम सबका भारत आत्मनिर्भर भारत बने, तो आज हमारा कर्तव्य है, आज हमारा दायित्व है कि हम मतदान अवश्य करें। मतदान एक संस्कार है और उस संस्कार के माध्यम से हम सरकार का चयन कर सकते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं चरवैती चरवैती का मूल मंत्र हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत अच्छा संदेश हम सबके सामने रखता है। तो उस चरवैती चरवैती के मूल मंत्र को मद्देनजर रखते हुए, केंद्र में रखते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मतदान का प्रयोग सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों को ध्यान में रखते हुए करें। हमें किसी भी जाति पाति के, किसी एक समुदाय के, किसी एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देने के लिए नहीं करना चाहिए। कोई उम्मीदवार मेरी जाति से है, मेरे धर्म से है, यह महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, अपितु हमें कुछ मुख्य बिंदु जो हमारी सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाए, जो एक ऐसी सरकार बनाए जो सत्य के मार्ग पे चले, जो संस्कृति के मार्ग पे चले, उस सरकार के चयन में अपना बहुमूल्य योगदान इस चुनाव रूपी महायज्ञ में अपनी घी की आहुति के रूप में मतदान करना चाहिए। और अंत में इसी अपील के साथ मैं कहना चाहूंगा, चलता रहूंगा मंजिल की ओर, चलता रहूंगा मंजिल की ओर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा मंजिल की ओर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम, प्रणिपात, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय लोकतंत्र।